तो चलो शुरू करते हैं आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन दिस। हम एक्चुअली देखे अभी तक जो लिखा है आपने, मैंने जैसे कल बताया आपको एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हमने क्या क्या लिखा था। फर्स्ट एप्लीकेशन वाज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, second application was to find the equilibrium concentration of all the species, and to third direction जो कि मैंने पहले पढ़ाते वक्त नहीं बताया था, लेकिन उसमें आप ऐड कर लो तीसरे को। ओके म्यूट कर दूंगा मैं। ओके 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 लेट मी म्यूट ऑल बेटे। राइट ठीक है। चलो तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमको फाइंड आउट कर, हाँ ये डायरेक्शन दूसरे बात इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। और तीसरा जो हमारा एप्लीकेशन है वो है टू प्रेडिक्ट द डोमिनेंस एट इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट डोमिनेंट है या प्रोडक्ट डोमिनेंट है, ये हमको देखना है। यहां से हमको क्या करना है, देखना है। लेकिन ये जो है तीसरा वाला मैंने पहले लिखवा के नहीं दिया था, कल मैंने बोला कि आप लिख लो इसको। अब आपको पता है कि जो रिएक्शन होती है किस तरीके से होती है। रिएक्शन, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्टेंट गोइंग प्रोडक्ट, और K इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का। और जब K ज्यादा होता है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, और K कम होता है इसका मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है। तो आपको एक जस्ट याद रखना है एज अ थंब रूल। मान लो कि इधर 10⁻³ है K की वैल्यू, और इधर मान लो कि 10⁻³ है। तो अगर K की वैल्यू 10⁻³ से कम है, मतलब इस रीजन में है, तो मानना कि K बहुत कम है यानी रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है। तो K इज लेस देन 10⁻³ का मतलब है रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट है इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम आने पर उसमें रिएक्टेंट ज्यादा है। और अगर K की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है इधर इस रीजन में, तो मानना है कि प्रोडक्ट बहुत डोमिनेंट करते हैं एट इक्विलिब्रियम। और K की वैल्यू अगर मान लो कि इस एरिया में है 10⁻³ टू 10⁻³, तो समझ लेना है कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनमें से कोई उतना डोमिनेंट नहीं है, दोनों मतलब इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन पर है। हालांकि ये इतना पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि अगर 10⁻² है K, मान लो K की वैल्यू 10⁻² है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻² आ रहा है। यानी प्रोडक्ट्स आर 10⁻², यानी 100 टाइम्स द रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट 100 टाइम्स रिएक्टेंट है फिर भी डोमिनेंट नहीं है, ऐसा आता है इससे। लेकिन फिर भी केमिस्ट ने कुछ जानबूझकर, साइंटिस्ट ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, तो हमको ये याद रखना है 10⁻³ टू 10⁻³ में कोई डोमिनेंट नहीं है। 10⁻³ से आगे प्रोडक्ट डोमिनेंट है, 10⁻³ से कम रिएक्टेंट डोमिनेंट है K की वैल्यू के आधार पर। उसके बाद है इक्विलिब्रियम के टाइप, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कुछ भी नहीं है इसमें। जब ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एक ही फेज में हो, जैसे कि यहां पर है गैस गैस गैस, तो इसे होमोजीनियस कहते हैं। होमो का मतलब सभी सेम होना। और अगर मान लो ऐसा इक्विलिब्रियम हो कि जहां पे एटलीस्ट वन, कोई एक बंदा अलग स्टेट में है, यानी जैसे कि यहां पर ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन अकेला ये गैस है, तो एक भी बंदा अगर अलग फेज में है तो हम इसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। लेकिन सरफेस केमिस्ट्री में जो होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है उसमें अलग बात है। उसमें प्रोडक्ट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। प्रोडक्ट का फेज कुछ भी हो, लेकिन रिएक्टेंट और कैटालिस्ट इसका फेज इन्वॉल्व किया जाता है। और होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, इसमें प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टेंट दोनों को शामिल किया जाता है। क्या आपको ये समझ में आया? एक बार बोलो मुझे, यस और नो। फटाफट बोलो बेटे, फटाफट बोलो, फटाफट। राइट, चलिए आगे चलते हैं। ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल, ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल।
चलते हैं आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मान लो कोई रिएक्शन आपकी ऐसे कंटेनर में हो रही है और इसमें इक्विलिब्रियम आ चुका है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच। अब इक्विलिब्रियम आने पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट रहते हैं, इक्वल नहीं रहते दोनों, लेकिन कांस्टेंट रहते हैं। कोई भी चीज कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम अचीव कर लेती है, आप भी थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हो। लेकिन जब एक्सटर्नल कोई कंडीशन आती है, मान लो आपको हिट कर दिया जाता है नीचे से, तो आप क्या करोगे? स्वेटिंग करोगे, मतलब पसीना निकलेगा। तो ये आपका नया इक्विलिब्रियम हो गया। मतलब हर आदमी, हर चीज जैसे जैसे एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज होती है, खुद का एक नया इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। अगर आपको ठंडी में रख दिया जाए तो आप सिकुड़ने लगोगे, इसे बोलेंगे नया इक्विलिब्रियम आपका। तो ये अलग अलग टाइप के इक्विलिब्रियम्स होते हैं, और जहां पे जो हमको अच्छा लगता है, जिससे कि हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब उस अवस्था में जितना कंफर्टेबल हो सके उतना हम रहते हैं। यानी कि चेयर पर है तो आप बैठना पसंद करेंगे, और बेड पर है तो बैठने से ज्यादा अच्छा आपको सोना अच्छा लगेगा, राइट? चेयर पर सोने की कोशिश करोगे तो वो मुश्किल हो जाएगा, बेड पर बैठने की कोशिश करोगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। यानी जहां पर जो ज्यादा कंफर्टेबल चीज है वही आप करना चाहते हो। वैसे ही रिएक्शन का होता है। मान लो कि रिएक्शन किसी एक इक्विलिब्रियम अवस्था में है, इसे बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम 1। और इस रिएक्शन के वेसल का कोई टेम्परेचर होता है, कुछ प्रेशर होता है, कुछ नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इसके खास। और मान लो कि इसको बाहर से कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस लगाया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है चेंज, चेंज इन एनी कंडीशन, चेंज इन एनी कंडीशन। द स्ट्रेस का मतलब वही होता है, राइट? किसी भी, अभी ये तो रिएक्शन अभी अपने अपने मस्त फॉर्म में है, अपने अपने इक्विलिब्रियम में है, चल रही है। इसका कुछ टेम्परेचर है, प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल है। इन तीनों में से किसी एक को भी चेंज करोगे आप। मान लो इसको आपने क्या कर दिया, बाहर से हीट कर दिया, तो इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। मतलब इस पे हमने स्ट्रेस अप्लाई किया। प्रेशर या बढ़ा दो इसका, इसका भी मतलब है कि आपने स्ट्रेस अप्लाई किया। इसका वॉल्यूम घटा दो आप, मतलब मान लो कि ये कुछ ऐसा ऐसा ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, तो इसका वॉल्यूम भी घटा सकते हो आप, राइट? मतलब ये वेसल अगर ऐसा है, राइट, तो आप इसको दबा के इसका वॉल्यूम घटा सकते हो। सो चेंज इन एनी कंडीशन, एनी वेरिएबल इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रेस। और स्ट्रेस अप्लाई करने पर ये रिएक्शन एक नया इक्विलिब्रियम ढूंढती है, उसे कहते हैं हम इक्विलिब्रियम 2। अब इक्विलिब्रियम किस तरीके से ढूंढती है? इस तरीके से ढूंढती है कि जिससे ये जो अप्लाई किया हुआ स्ट्रेस है उसका इफेक्ट कम हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन शिफ्ट मतलब चेंज करती है खुद के इक्विलिब्रियम को, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या तो रिवर्स डायरेक्शन में। तो वो इस तरीके से चेंज करती है कि जिससे ये स्ट्रेस कम हो जाए। आप भी वैसा ही करते हो ना, स्ट्रेस कम हो जाए, इसी तरीके से आप क्या करते हो, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करते हो। यानी मान लो आपके ऊपर आपको हीट कर दिया जाता है, तो हीट करने पर क्या होता है, आप स्वेटिंग करते हो। हीट करने पर आपके अंदर की गर्मी बढ़ रही है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप टेम्परेचर मतलब आपके ऊपर स्ट्रेस क्या अप्लाई किया, टेम्परेचर बढ़ाया। तो आप स्ट्रेस कम करना चाहोगे स्वेटिंग करके, मतलब टेम्परेचर कम करना चाहोगे। सिंपल सी बात है ना। मान लो, अब ये अच्छी बात तो नहीं है लेकिन मान लो किसी के पेट के अंदर गैस हो गया, तो और तो गैस बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, वो गैस को कम ही करना चाहेगा। सिंपल सी बात है ना। मतलब कोई भी इक्विलिब्रियम किस तरीके से चाहता है कि जो स्ट्रेस उसके ऊपर डेवलप हो रहा है उस स्ट्रेस को कम करना चाहता है कोई भी। तो रिएक्शन भी ऐसा ही करना चाहती है। अगर आपने बाहर से इसको क्या कर दिया, टेम्परेचर दे दिया, तो ये रिएक्शन खुद का टेम्परेचर कम करना चाहेगी। कुछ भी करेगी लेकिन टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेगी ये। अगर आपने इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या करेगी, पर इस तरीके से बिहेव करेगी, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन वो बढ़ा हुआ प्रेशर कम करना चाहेगी। भले ही उतना नहीं कर सकती लेकिन कोशिश करेगी।
जैसे कि आप करते हो, आपको अगर नीचे से हिट किया तो आप स्वेटिंग करोगे। अब ठीक है, स्वेटिंग कर करके आप अपना पुराना टेम्परेचर तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन कोशिश तो कर रहे हो ना। तो उसी तरीके से रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में होती है ना, तो एक तो फॉरवर्ड, अब इक्विलिब्रियम में मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों सेम रेट से चल रहे हैं, लेकिन जैसे स्ट्रेस अप्लाई होता है तो रिएक्शन एक तो ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है वहां से आगे, या फिर ज्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है और एक नया इक्विलिब्रियम अचीव करती है। तो इस तरीके से नया इक्विलिब्रियम अचीव होता है कि जिससे जो आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है उसका इफेक्ट कम हो। क्या आपको अब तक जो मैंने बताया ये समझ में आया? बोलो एक बार, यस और नो? राइट। अब एग्जाम्पल लेने के बाद तो बहुत ही आसानी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा बेटे, एग्जाम्पल्स लेने के बाद। चलिए, सबसे पहले अब ली चाटेलियर के प्रिंसिपल को डिटेल में समझने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें देखनी है। पहले मैं इसका मतलब बताता हूं। व्हेन अ स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ रिएक्शन एट सम इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स मतलब एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में, और फिर नया इक्विलिब्रियम आएगा और फिर से दोनों का रेट सेम हो जाएगा। इन सच अ वे सो एज टू रिड्यूस दैट स्ट्रेस। अरे इसका मैं एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल आपको बता देता हूं, बहुत ही क्लासिक। मान लो आपके पास एक पानी की टंकी है, राइट, ये, और इसके अंदर इतना पानी भरा हुआ है। मान लो आपके पास दूसरी भी पानी की टंकी है, इसमें भी इतना ही पानी का लेवल है। अब इसको आप क्या करते हो, एक पाइप से जोड़ देते हो, राइट। अब ये तो इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना पानी इधर जा रहा है उतना ही पानी इधर आता है, राइट। दोनों तरफ पानी बहता है, हाँ ये बात याद रखो। अगर आपको ये लग रहा है झूठ, तो आप क्या करो, इसमें लाल रंग डालो और इसमें ग्रीन रंग डालो और बाद में देखो ये दोनों रंग मिक्स होते हैं कि नहीं। भले ही पानी का लेवल सेम है, दोनों तरफ पानी बहेगा लेकिन इक्वल अमाउंट में बहेगा। इसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम वन। दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम वन। तो अब हम देखते हैं आगे। चलिए, अब मान लो कि हमने ऊपर से और पानी डाला इसमें, इसका मतलब हमने इस पे स्ट्रेस अप्लाई किया। क्या स्ट्रेस अप्लाई किया? वी हैव इंक्रीज द प्रेशर अबोव दिस, मतलब हाइट बढ़ा दिया हमने इसकी। हाइट बढ़ाई मतलब प्रेशर बढ़ाया। तो ये इक्विलिब्रियम इस तरीके से शिफ्ट होगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन है, मान लीजिए इधर पानी बह रहा है तो ये फॉरवर्ड है, इधर पानी बह रहा है तो बैकवर्ड है। तो जब पहला इक्विलिब्रियम था तब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों तरफ उतना ही पानी बह रहा था। तो अब नया इक्विलिब्रियम आएगा या रिएक्शन ऐसे ही रहेगी? बोलो एक बार, न्यू आएगा या ऐसे ही रहेगी? नया इक्विलिब्रियम आएगा, बिल्कुल नया इक्विलिब्रियम आएगा। तो उसमें मुझे बताओ पानी किधर की तरफ ज्यादा बहेगा, फॉरवर्ड दिशा में या बैकवर्ड दिशा में? बोलो बोलो, फटाफट बोलो यार, आपको आता है, बोलो फटाफट बोलो बस। फॉरवर्ड दिशा में बहेगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये जो भी सिस्टम है, ये पूरी की पूरी सिस्टम, ये जो पूरी सिस्टम आपको दिख रही है, ये सिस्टम खुद का इक्विलिब्रियम चेंज कर रही है। इस तरीके से चेंज कर रही है कि जो आपने ये स्ट्रेस अप्लाई किया है, मतलब स्ट्रेस क्या अप्लाई किया है? इंक्रीज इन प्रेशर ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड टैंक। तो ये पानी इधर जाएगा तो इधर का पानी कम हो जाएगा कुछ, मान लो कि पानी कुछ ऐसे इतना कम हो गया, राइट, इतना पानी कम हो गया, राइट। तो इसका मतलब है जो स्ट्रेस आपने बढ़ाया था, तो जो स्ट्रेस आपने बढ़ाया था वो स्ट्रेस कम हो गया, यानी हाइट यानी प्रेशर थोड़ा कम हो गया। तो इस तरीके से ली चाटेलियर का प्रिंसिपल काम करता है। क्या आपको ये समझ में आया? एग्जाम्पल जो मैंने दिया अभी, ये समझ में आया क्या? बोलो एक बार। राइट। तो आगे चलते हैं हम।
अब ली चार्टेल का प्रिंसिपल और डिटेल में समझना है हमको, बहुत ही सारे केसेस ले लेके, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक बातें सीखेंगे। क्या है वो बेसिक बातें? मान लो ऐसी कोई रिएक्शन है आपके सामने, ये इस तरीके से लिखी मैंने रिएक्शन, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया प्लस 40 जूल या फिर 40 यूनिट। जब ऐसा लिखता हूं मैं, तो आपको क्या क्या बात याद रखनी है? इसका अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन देखोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, देखिए रिएक्टेंट में मोल कितने हैं? 4, गैस ही है, ये सभी गैस है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया। और प्रोडक्ट में मोल कितने हैं? 2। तो रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट में जाओगे तो गैसियस मोल की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है? बोलो एक बार, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? बोलो फटाफट। राइट, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब जो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है इसे बोलते हैं मोल डिक्रीजिंग डायरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मोल डिक्रीजिंग डायरेक्शन। और वैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? मोल इंक्रीजिंग। मतलब रिएक्शन जब बैकवर्ड दिशा में होगी तो मोल की संख्या बढ़ेगी, मतलब 2 अमोनिया के मोल से 3 और 1 4, टोटल 4 गैस के मोल फॉर्म हो रहे अलग अलग। तो बैकवर्ड डायरेक्शन को हम यहां पर मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन बोलते हैं, और फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम यहां पे मोल डिक्रीजिंग डायरेक्शन बोलते हैं। देखिए इधर से इधर आई यानी रिएक्शन मोल डिक्रीजिंग डायरेक्शन में गई, इधर से इधर गई यानी रिएक्शन मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन में गई। इस रिएक्शन को मैं जरा अलग लिख लेता हूं। रिएक्टेंट की तरफ 4 मोल है और प्रोडक्ट की तरफ 2 मोल है, राइट। तो इधर से इधर आई यानी मोल डिक्रीजिंग डायरेक्शन, इधर से इधर आई मतलब मोल इंक्रीजिंग। अब ऐसा नहीं कि ऑलवेज फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजिंग होती है। अगर आपके पास इस तरीके से रिएक्शन है, PCl5 गिव्स PCl3, सभी गैसेस है मान लो आप, तो इधर तो 1 मोल है और इधर देखोगे तो 2 मोल है टोटल। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो मोल इंक्रीजिंग हो गया, क्योंकि इधर मोल इंक्रीज हो रहे गैस के ही पकड़ने मोल, दूसरे नहीं। और बैकवर्ड डायरेक्शन मोल डिक्रीजिंग डायरेक्शन। तो मोल इंक्रीजिंग और मोल डिक्रीजिंग डायरेक्शन क्या आपको समझ में आ गया? किसी रिएक्शन में कैसे पहचानना है, समझ में आ गया क्या? मोल इंक्रीजिंग एंड मोल डिक्रीजिंग डायरेक्शन। यस, तो चलते हैं आगे। उसके बाद है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक डायरेक्शन। क्या होता है? जिस डायरेक्शन में हीट बाहर पड़ती है, मतलब जैसे कि इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा है मैंने आगे प्लस 40 यूनिट। इसका मतलब है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट होते हैं तो वो अमोनिया देते हैं और उसके साथ साथ 40 यूनिट की, यूनिट मतलब वो जूल हो सकता है, कैलोरी पता नहीं, मैंने ऐसे ही ले लिया यूनिट क्योंकि हमको रटना नहीं है ये। तो 40 यूनिट की हीट वो बाहर फेंक रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। प्लस का मतलब प्रोड्यूस कर रहा है। तो फॉरवर्ड दिशा में जब होती है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जब हीट प्रोड्यूस होती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। वैसे ही अगर ये उल्टी दिशा में रिएक्शन होती है तो एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि वो उतनी ही हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो इसका मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक होता है, फॉरवर्ड मोल डिक्रीजिंग है तो बैकवर्ड मोल इंक्रीजिंग होता है, राइट। और ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड हमेशा मोल डिक्रीजिंग होता है या फिर फॉरवर्ड हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। फॉरवर्ड एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है। फॉरवर्ड मोल इंक्रीजिंग भी हो सकता है, मोल डिक्रीजिंग भी हो सकता है। लेकिन ये बात तो तय है, अगर फॉरवर्ड मोल डिक्रीजिंग है तो बैकवर्ड मोल इंक्रीजिंग है, फॉरवर्ड मोल इंक्रीजिंग है तो बैकवर्ड मोल डिक्रीजिंग है, फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो होना ही चाहिए, उसके उल्टा ही होना चाहिए। क्या आपको ये समझ में आ गया जो कुछ भी मैंने बताया यहाँ पे? बोलो एक बार फटाफट। जो कुछ भी अब तक बताया क्या वो समझ में आ गया बेटे? चलिए, तो सबसे पहले इस पेज को लिख लो तो मैं आगे चलूं। चलो इस पेज को लिख लो आप, ये वाला पेज लिखना है आपको। यही से लिखना है या पीछे वाला भी पेज लिखना है? बोलो एक बार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मोल्स जब इक्वल होते हैं दोनों तरफ, तब ना उसको मोल इंक्रीजिंग बोलते हैं ना मोल डिक्रीजिंग, सेम मोल, और उसमें कोई टेंशन लेना नहीं है, उसको कुछ भी नहीं बोलते। और उसके भी एग्जांपल मैं लूंगा अब आगे तो पीछे वाला कौन सा पेज लिखना है बेटे, बताओ मुझे।
चलो ये लिखा है क्या, बोलो फटाफट बोलो बेटे। अरे कहां से लिखना है? कोई बोलता कि नहीं? ये वाला लिखा है क्या, ये 20 मोल्स ऑफ PCl5? हेच आहे थर्ड एप्लीकेशन, लिहिलंय। चलो चलो यहां से लिखो, टू प्रेडिक्ट द डोमिनेंस। लिखो बेटे। स्क्रीनशॉट ले लो, ये जरा स्टेबल नहीं है यहाँ पे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और लिखो स्क्रीनशॉट लेके। चलो
ओके, तो आगे चलते हैं। जो रिएक्शन हमने लिखी है पीछे वाले पेज पर, इसको थोड़ा लिख लेता हूं मैं आपको यहां पे एक और चीज बताना चाहूंगा। क्या बोल रहे हैं बच्चे? वन मिस्टेक, क्या मिस्टेक बेटा बोलो? मिस्टेक बोलो फटाफट। प्रिन्सिपल लिहिलंय का? ते तसलं जाऊ दे रे, सोड, काय मी सांगितलेलं असतं हे चुकलं बघा, प्रिन्सिपल. क्या यार, यहां पे क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल होना चाहिए, मतलब तत्व। ऐसी गलतियां तो करते हो आप लोग, ठीक है? प्रिंसिपल, ठीक है, चलो। ली चाटेलियर्स प्रिंसिपल होना चाहिए बेटा ये। तत्व होना चाहिए, उसने अध्यापक बना दिया उसको। चलिए, ये जो आपके पास रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लेके चलते हैं अगले वाले पेज पर। इसी को लेके हमको बहुत सारी बातें करनी है अब, इसी एक रिएक्शन से बहुत कुछ ज्ञान बंटने वाला है आज। चलिए, थोड़ा सा मैं इसको खींच लूं, इधर भी खींच लूं थोड़ा। क्या ज्ञान बंटने वाला है? सबसे पहले तो इस रिएक्शन को और कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, राइट? ये देखिए आपके सामने है, ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है। ये देखो, ये जो 40 यूनिट है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। M2 प्लस 3EH2। अब ये राइट साइड को प्लस में है तो -40 यूनिट, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड रिएक्शन, और यहां पे आपका आ गया 2NH3। ऑफकोर्स ये सभी गैसेस है, मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटे, तब भी आपको समझना है कि एक्सोथर्मिक है। लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करना यानी राइट हैंड साइड को प्लस लिखना, या फिर इसको और भी लिख सकते हैं ऐसा। क्या लिख सकते हो? N2 प्लस 3EH2, और ये ऐसे 2NH3। सभी म्यूट तो है ना? और बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जरा इधर देखो, ऐसे प्लस लिखा है ना बेटे, प्लस। इसको ना आप डेल्टा एच कर सकते हो, ये रिएक्शन की एंथैल्पी होती है, और उसको अगर इधर मैंने ऐसे प्लस लिखा है तो यहाँ पे आपको -40 यूनिट ऐसा लिखना होगा। ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी। इसका मतलब है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की एंथैल्पी अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको -40 आएगा, मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है। और ये थर्मोडायनेमिक्स में बहुत डिटेल में देखेंगे हम। बस यहाँ पे याद रखो कि डेल्टा एच जब लिखा जाता है तो ये माइनस लिखा जाता है। माइनस का मतलब है कि हीट बाहर गिरी, मैंने वैसे आपको बताया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। डेल्टा एच माइनस है मतलब एनर्जी डिक्रीज हुई, डिक्रीज मतलब रिलीज हुई। और डेल्टा एच जब प्लस होता है तो हीट एब्जॉर्ब हुई, उसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। तो ये तीनों तरीके से हम एक्सोथर्मिक को लिख सकते हैं, इस तीनों तरीके से। ये जो तीनों तरीके हैं ना, दीज आर ऑल द वेज टू राइट एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक जस्ट उल्टा, यहां पे माइनस होगा, इधर प्लस होगा और इधर प्लस होगा।
क्या आपको यह समझ में आया कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को हम अलग अलग किन किन तरीकों से लिख सकते हैं? समझा या नहीं? ठीक है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन रिएक्शंस को लिखने के ये तीन तरीके हैं अलग अलग। ठीक है, समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका। इधर 40 प्लस लिखो या फिर लेफ्ट हैंड साइड में 40 माइनस लिखो, या फिर डेल्टा एच इक्वल टू, डेल्टा एच हमेशा रिएक्शन के राइट साइड में लिखा जाता है। एक तो यहां पर ऊपर लिखो या फिर नीचे भी लिख सकते हैं ऐसा, डेल्टा एच इक्वल टू -40। ये भी ऐसा लिखा, माइनस लिखा, तो भी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये तीनों तरीके हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लिखने के। ये डेल्टा एच कैसे होता है, क्या होता है, थर्मो में हम डिटेल में देखेंगे, थर्मोडायनामिक्स में। यहाँ पे बस रट लो अभी। तो ये अगर प्लस हो गया तो ये एंडोथर्मिक हो गई, ये अगर माइनस हो गया तो भी एंडोथर्मिक हो गए, और ये अगर प्लस हो गया तो एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के जस्ट अपोजिट होती है और कुछ नहीं। तो इस तरीके से एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को लिखा जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं। ली चाटेलियस प्रिंसिपल भूलना नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं उसको। सबसे पहले कुछ बातें जो मैंने ऑलरेडी बताई है आपको, उनको याद रखो। While deciding the mole increasing direction or mole decreasing direction, consider only gaseous species। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड और लिक्विड को नहीं कंसिडर करना है, मोल इंक्रीजिंग या मोल डिक्रीजिंग। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट एनर्जी इंक्रीज होती है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। मतलब हीट एनर्जी रिलीज होती है ना बाहर, तो आजू बाजू का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एंडोथर्मिक में थर्मल एनर्जी डिक्रीज होती है। ये क्या मतलब, रिएक्टेंट की नहीं, आजू बाजू की, और इसलिए टेम्परेचर आजू बाजू का कम हो जाता है, उस वेसल का टेम्परेचर। अब हमको देखना है अलग अलग फैक्टर किस तरीके से काम करते हैं। उससे पहले मुझे लगता है कि आपको पहले मोल इंक्रीजिंग मोल डिक्रीजिंग डायरेक्शन समझना चाहिए, राइट? उसकी प्रैक्टिस हम करते हैं पहले, आगे का हम ले, इससे पहले हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, राइट? चलिए फिर, डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग अ रिएक्शन लिखो, और ऊपर के तीनों वेज जो मैंने बताए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये तीनों टाइप्स लिख दो इसको। तीनों तरीके हो गए, तो आगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। क्या प्रैक्टिस करनी है हमको? चलिए प्रैक्टिस बताता हूं मैं क्या करनी है। आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज की। लिखो,
आइडेंटिफाई मोल इंक्रीजिंग, क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई मोल इंक्रीजिंग। कौन बोल रहा है, क्या काम की बात है क्या? हाँ, आइडेंटिफाई मोल इंक्रीजिंग and mole decreasing directions. Identify mole increasing and mole decreasing also comma also या फिर and exothermic and endothermic directions for following reactions. चलिए ये वाला क्वेश्चन लिख दो। उसमें पहली रिएक्शन है, मान लो आपके पास है कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, और फॉर्म हो रहा है आपका, रुको रुको जल्दबाजी नहीं चाहिए प्लीज, ये 2 कार्बन सॉलिड, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और प्लस मान लो कुछ 20 यूनिट्स, 20 जूल, कुछ भी हो सकता है। हाँ, मुझे कोई रटा हुआ नहीं इसलिए मैं यूनिट लिख रहा हूं, 20 यूनिट। तो मुझे सबसे पहले बताओ इसकी, मतलब मैं जो भी बता रहा हूं यूजुअली मैं फॉरवर्ड के बारे में पूछूंगा आपको, तो इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन की क्या है, मतलब सबसे पहले मोल इंक्रीजिंग या मोल डिक्रीजिंग, फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलो इसकी। इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, दिसत नाही? अरे का दिसत नाही रे बाळांनो, क्यों नहीं दिख रहा? हाँ चलो, दिख रहा है क्या अभी? दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है शायद, राइट? चलो, तो आपको क्या करना है, यहां पे मैंने लिखा है, ये देखो, आइडेंटिफाई मोल इंक्रीजिंग एंड मोल डिक्रीजिंग एंड एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक डायरेक्शन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। तो सबसे पहले तो ये वाली रिएक्शन है, तो जो भी मैंने रिएक्शन लिखी है इसमें बस आपको ये देखना है कि इसकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बताना है आपको, मोल इंक्रीजिंग या मोल डिक्रीजिंग है, और एक्सो है या एंडो है, दोनों, दोनों को मोल आई मतलब मोल इंक्रीजिंग ऐसा कुछ लिखो, या फिर मोल डिक्रीजिंग मोल डी ऐसा कुछ भी लिखो, और एक्सो एंडो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है बोलना है आपको बस। ये जहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा समझ लेना वो सभी गैसेस है, दिस इज गैस, गैस, गैस। तो हाँ यहां पे, और मान लो ये 10 यूनिट ही नहीं, हमेशा 10, ये 10 जूल भी हो सकता है। तो इसमें भी आपको, इसमें क्या बताना है, बैकवर्ड डायरेक्शन कैसे कैसे, मोल के बारे में बैकवर्ड डायरेक्शन। चलिए तब तक मैं देख लेता हूं आपका रिस्पॉन्स। मोल इंक्रीजिंग एक्सो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फॉरवर्ड डायरेक्शन मोल इंक्रीजिंग है, क्यों? क्योंकि इधर सॉलिड के 2 मोल है जिनको पकड़ना नहीं है,
ऑक्सीजन गैस है, इसका 1 मोल है और गैस के 2 है, तो ये 2 और ये 1, मतलब 1 से 2 मोल की संख्या बढ़ी, इसलिए मोल इंक्रीजिंग है फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये +20 जूल है, यानी हीट रिलीज हुई, इसलिए एक्सोथर्मिक है। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? फॉरवर्ड वाली मोल इंक्रीजिंग है और एक्सोथर्मिक है। तो चलिए बेटा यहां पे बैकवर्ड वाली कैसी है बताओ, बैकवर्ड वाली। मोल इंक्रीजिंग येंडो, बैकवर्ड वाली मोल इंक्रीजिंग येंडो। ओ राइट राइट राइट, बहुत सही, मोल इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि इधर तो आपके 4 मोल है टोटल, 2 और 2 4 है गैस के मोल, इधर 2 ही है, तो इधर से इधर बैकवर्ड है, मैंने बैकवर्ड पूछा है, इसलिए ये तो मोल इंक्रीजिंग हो गया। और डेल्टा H10 यानी एक्सो है, लेकिन कौन? फॉरवर्ड है एक्सो, तो बैकवर्ड क्या हो जाएगी? यंडो हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी यंडो, राइट। ये डेल्टा H है, इसका मतलब आपको समझ रहा है ना कि फॉरवर्ड वाली एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H प्लस है यानी फॉरवर्ड वाली एंडोथर्मिक है, सॉरी फॉरवर्ड वाली एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। तो बैकवर्ड वाली ऑफ कोर्स एंडोथर्मिक हो जाएगी। तो बैकवर्ड वाली रिएक्शन एक तो है मोल इंक्रीजिंग और दूसरी है एंडो। और एक, चलिए और एक लास्ट एग्जांपल, लास्ट मान लीजिए 3A सॉलिड प्लस 2B2 गैस, इस तरीके से आराम से लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। 3C गैस और क्या करेंगे? चलिए ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करते, कुछ मजा लाते हैं ना थोड़ा सा। तो यहां पे हम करते हैं +25 जूल। चलिए इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलो, फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसे है? मोल इंक्रीजिंग, मोल डिक्रीजिंग, एंडो एक्सो, इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसी है? चलिए क्या बोला है आप लोगों ने, देखते हैं। मोल इंक्रीजिंग एंडो, मोल इंक्रीजिंग नहीं बेटा, गलत है। कौन? मोल डिक्रीजिंग एंडो, बहुत अच्छे दीपक। एक तो सबसे पहले मोल डिक्रीजिंग है, क्यों? क्योंकि ये तो सॉलिड है, तो सिर्फ इसके ही मोल पकड़ो 2, ये गैस 3, मतलब मोल डिक्रीजिंग। और इस ये 25 प्लस लिखा है, इसका मतलब इधर जाके माइनस हो जाएगा वो, तो ये तो एंडोथर्मिक हो गया ना, मैंने सब पढ़ाया है पहले। सो इधर इधर, और मान लो वो जो +25 है इधर आके माइनस हो जाता है, और अब डेल्टा जब लिखते हो ना तो फिर और प्लस हो जाता है, राइट। तो ये हो गया आपका मोल, फॉरवर्ड डायरेक्शन है आपका मोल इंक्रीजिंग, राइट, और एंडोथर्मिक, राइट। इस तरीके से ये भी आपका हो गया। चलिए आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे। मोल इन्क्रीजिंगच म्हटलं ना मग बेटा, मोल इन्क्रीजिंग एंडो, अरे हां तिथं काही चुकून सांगितलं असेल मी, बट मोल इन्क्रीजिंग एंडो आहे, लिहिलं बघा आता, इथं पुढे लिहिलं मी मोल इन्क्रीजिंग एंडो, समजलं? मोल इन्क्रीजिंग एंडो बरोबर आहे। चलो लेट अस स्टॉप।